Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic Modern Forms of Money of Class 10th Economics chapter number 3. So last वीडियो में हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से मनी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने में। मतलब कि मनी की मदद से हम ट्रांजैक्शंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, कोई भी सामान हम बेच सकते हैं। हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मनी की मदद से हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी कि जो सामान मेरे पास है उसको खरीदने वाला पर्सन मुझे चाहिए और उस पर्सन के पास वो सामान हो जो मुझे खरीदना है। तो ये चीज़ जो है वो एट द सेम टाइम मिले, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की। ठीक है, मनी तो समझ आ गया कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम लेके देके सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बट ये है क्या, किस शक्ल का है, ये कैसा दिखता है, फॉर्म क्या है इसकी? So we have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transaction. So last वीडियो में हमने देख लिया कि जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर सकता है। Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. तो कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले, सिक्कों से पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है मनी के तौर पे यूज़ की जाती थी। For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. तो काफ़ी पुराने टाइम पे क्या होता था, इंडिया में ग्रेन्स मतलब जो अनाज होता है एंड जो कैटल होती है मतलब कि जो गाय भैंस ये होते हैं, उनको यूज़ किया जाता था एज मनी। तो शुरुआती टाइम में मतलब बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले जब कॉइन्स नहीं थे तो ट्रांजैक्शंस कैसे होती थी? तो या तो ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था या फिर कैटल का इस्तेमाल किया जाता था। कि अगर किसी पर्सन को, अगर किसी शू मैन्युफैक्चरर को अपने शूज़ बेचने हैं तो वो क्या करता था, वो किसी पर्सन को बेच देता था, किसी भी पर्सन को बेच देता था जिसके पास अनाज हो या जिसके पास कैटल हो। ठीक है, मान लो शू मैन्युफैक्चरर को जो है वो कपड़े चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि शू मैन्युफैक्चरर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढे जिसके पास कपड़ा बेचने के लिए हो। बस शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, किसी भी पर्सन को अपने शू बेच देगा और उसके बदले अनाज ले लेगा। तो पहले अनाज या कैटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता था और फिर उस अनाज की मदद से किसी और दुकानदार के पास जिसके पास कपड़े होंगे उसको अनाज दे के ये शू मैन्युफैक्चरर अपने लिए कपड़े खरीद लेगा। तो पहले कुछ ऐसा सिस्टम होता था। ठीक है, जब कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं होता था, कॉइन्स के बारे में जब लोगों को नहीं पता था, तो उससे पहले इस तरीके से ग्रेन्स एंड कैटल मतलब जो पशु होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। मेनली गाय भैंस ये होते हैं। Thereafter came the use of metallic coins, और उसके बाद जो है मेटलिक कॉइन्स आए। मतलब कि जो मेटल के जो कॉइन होते हैं, धातु के कॉइन्स आए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के, ये सारी चीज़ें जो हैं चलने लगी। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। और ये जो सिक्कों वाला दौर है ये पिछले सेंचुरी तक भी चला है। मतलब कि जो 20th सेंचुरी थी, जो 1901 से लेके 2000 वाला पूरा पीरियड था, ये जो पूरा पीरियड है इसमें भी हमें सिक्के वाला सिस्टम देखने मिला था। काफ़ी जगहों पे जो सिक्के हैं वो यूज़ होते हुए दिखते थे। बट इन द 21st सेंचुरी अब सिक्के जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। कौन से सिक्के? ये मेटल कॉइन्स। ठीक है, ऐसा नहीं है सिक्के हम यूज़ नहीं कर रहे, वी आर स्टिल यूजिंग द कॉइन्स बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ coins. Earlier, what used to happen that people used to use metallic coins like gold, silver and copper. And ऐसा होता था कि जैसे अगर 1 रुपये है, अगर 1 रुपये है तो ये जो सोने का सिक्का होगा ना उसकी वैल्यू 1 रुपये जितनी होगी। ये जो सिल्वर का सिक्का होगा ना उसकी खुद की वैल्यू 1 रुपये 10 रुपये होगी। बट आज अगर आप देखोगे तो जो आज 1 रुपये का सिक्का होता है, आज का जो सिक्का है जो 1 रुपये का है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 रुपये की नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 रुपये से काफ़ी कम है। तो आज के कॉइन और पुराने टाइम के जो मेटल के कॉइन थे उनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले जो कॉइन यूज़ किए जाते थे उनकी वही वैल्यू होती थी जिस मतलब
जितनी उनकी रियल वैल्यू होती थी उतनी ही उनकी नॉमिनल वैल्यू भी होती थी। कि मतलब अगर उस कॉइन पे लिखा है कि वो 10 रुपए का है, पहले मान लो सोने का कॉइन था, ठीक है, अगर इस सोने के कॉइन पे लिखा है कि ये 10 रुपए हैं, तो एक्चुअली वो 10 रुपए हुआ करते थे, क्योंकि ये सोने की कीमत 10 रुपए हुआ करती थी। बट आज आप देखोगे, आज जो है एक ऐसे सिल्वर कलर का कॉइन होता है, ये एक्चुअली चांदी का नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो मान लो 10 रुपए का सिक्का है, उस पे भले ही ये लिखा है 10 रुपए है, बट एक्चुअली जिस चीज का वो बना है उस चीज की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, उस चीज की वैल्यू 10 रुपए से काफी कम है। जिस मेटल से वो बना हुआ है सिक्का, उसकी खुद की वैल्यू 10 रुपए से कम है, पर वैसे इस पे लिखा हुआ है कि ये 10 रुपए है। सिमिलरली जो हमारे नोट्स हैं, अब नोट भले ही उस पे लिखा है वो 2000 का नोट है या वो 500 का नोट है, बट एक्चुअली उस नोट को बनाने में जो लागत लगी है वो 500 रुपए 2000 से काफी कम है। तो आजकल जो हम करेंसी यूज करते हैं उसकी खुद की कीमत उतनी नहीं होती जितनी उसके ऊपर लिखी है। बट पहले जो सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के होते थे, वो उतनी ही कीमत के होते थे जितने की वो एक्चुअली हैं। जितना सोने का दाम है, जितना ग्राम वो सोना है, उतनी ही उसकी वैल्यू होती थी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आपको आज के पैसे और पुराने पैसों में देखने मिलेगा, पुराने सिक्कों में देखने मिलेगा। तो ये जो सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, ये वाला जो सिस्टम है, ये आपको पिछले सेंचुरी तक भी देखने मिलता था, बट फ्रॉम द 21st सेंचुरी इसका जो चलन है वो काफी कम हो चुका है। अब हम देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो वो पहला है करेंसी। आज के आधुनिक दौर में मॉडर्न जो करेंसी है वो क्या है? मॉडर्न मनी जो है वो है करेंसी, ठीक है। मॉडर्न मनी क्या है? करेंसी। पहला है मॉडर्न मनी करेंसी। तो ये क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो करेंसी क्या है? करेंसी जो है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स को हम कहते हैं करेंसी। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. तो जैसा कि पुराने टाइम में होता था वैसा आज नहीं होता। पुराने टाइम में बहुत ही प्रेशियस मेटल्स के सिक्के बनते थे। जो कॉइन्स है वो काफ़ी प्रेशियस मेटल्स के हुआ करते थे, जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। बट आज जो नोट बनते हैं, जो करेंसी नोट बनते हैं, जो कॉइन्स बनते हैं, ये उतनी कीमत के नहीं होते, वो इतनी कीमती मेटल्स के नहीं बनते। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। एंड आज जो करेंसी नोट यूज किए जाते हैं, आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, वो जो है वो कैटल एंड ग्रेन की तरह एवरीडे यूज के भी नहीं है। मतलब एकदम, जब हमने बोला था कि हजारों साल पहले होता था कि कैटल एंड ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, तो कैटल एंड ग्रेन क्या है? वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, आप उनका कुछ यूज कर सकते हो। आप ग्रेन का जो है वो खाना बना सकते हो, आप कैटल को यूज करके उसको खेतों में यूज कर सकते हो, उससे दूध जो है वो सब ले सकते हो। बट इफ यू टॉक अबाउट टुडेज मनी, करेंसी, तो उसका खुद का कोई एक्चुअली यूज नहीं है। आप नोट लेते हो, आप जो करेंसी नोट लेते हो, क्या आप उसको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो? मतलब उसका अपना कोई इस्तेमाल है? अपना उसका इस्तेमाल नहीं है। जैसे आप गेहूं से, ग्रेन से रोटी बना सकते हो, क्या आप पेपर को इस तरीके से यूज कर सकते हो? गाय भैंस जो होती थी पहले, कैटल होती थी, उनको यूज करके क्या किया जाता था? उनको या तो खेतों में यूज कर लिया जाता था, या तो उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिए जाते थे। आप आज ऐसा कुछ कर सकते हो पेपर नोट्स एंड कॉइन से? नहीं कर सकते। तो जो करेंसी है उसका खुद अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। जो मॉडर्न करेंसी है उसका अपने आप में वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो सवाल ये है कि जब पेपर नोट या कॉइन्स, या फिर यूं कहें जो मॉडर्न करेंसी है, जब उसका खुद का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो वैसे यूजलेस है ना, तो फिर भी हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूजलेस इन द सेंस, कंपेयर करो कि ग्रेन से हम रोटी बना लेते हैं, गाय से हम दूध ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल इन मॉडर्न करेंसी से नहीं मिल रहा, तो भी हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। द सिंपल रीजन इज कि हम मॉडर्न करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस करेंसी को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है? एक सपोर्ट दी हुई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि यस, आप इसको यूज कर सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इन इंडिया
The Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. सो इंडिया में क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी नोट्स इशू करता है. एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. तो इंडियन लॉ के मुताबिक आरबीआई के अलावा किसी और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी इशू करना अलाउड नहीं है. मतलब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. और इसके साथ साथ जो लॉ है वो लीगलाइज करता है रुपए को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करने के लिए. मतलब कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि आप रुपीस को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो और कोई भी पर्सन रुपीस को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता. मतलब कोई भी पर्सन आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं ये रुपए नहीं लूंगा. अगर आपने कोई सामान खरीदा, लेट्स से यू वेंट ऑन टू बाय सम चॉकलेट, राइट. अब आपने क्या किया, आपने जो दुकानदार है उसको 10 रुपए दे दिए, मतलब 10 रुपए का नोट दिया और दुकानदार बोले कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं लूंगा. आप जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हो कि मैंने दुकानदार से ये चॉकलेट खरीदी और ये रुपए लेने से मना कर रहा है. वो कह रहा है कि मैं रुपए में मैं रुपए में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं करूंगा. वो रुपए को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है. तो ये गलत है. मतलब कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और सामने वाला रुपए ऑफर कर रहा है या आप किसी को रुपए दे रहे हो तो रुपए को एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया जा सकता है. आपको रुपए को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. तो कोई भी पर्सन इंडिया में रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी भी ऐसी पेमेंट को जो कि पैसे में की जा रही है, जो कि रुपए में की जा रही है. मतलब लीगली, कानूनी तौर पे रुपए में की गई पेमेंट को इनकार नहीं किया जा सकता है. यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट पेमेंट. Hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange. और इसीलिए जो पैसा है उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं. अब एक और चीज अगर आप देखोगे, आपने जो यहाँ पे सवाल उठाया था कि इफ द करेंसी नोट्स और coins, modern coins do not have any value of its own, then why we are still accepting it as a medium of exchange. तो इसका एक आंसर ना आपको ऐसे मिलेगा कि जब आप ना किसी भी नोट पे देखोगे ना, आप कोई भी नोट लेना अपना, मम्मी पापा से जरा कोई भी नोट मांगो और उस पर ना ध्यान से पढ़ो. उसमें ना कुछ चीजें लिखी होंगी जैसे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गारंटी किया है. उसके साथ साथ एक और चीज लिखी रहती है कि मान लो 100 रुपए का नोट है तो उस पर क्या लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ. या फिर इंग्लिश में लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज. कि मैं जिस पर्सन के पास ये नोट है उसको 100 रुपए देने का वादा करता हूँ. ठीक है. तो मतलब एक्चुअली 100 रुपए नहीं दिए जा रहे, इट जस्ट अ प्रॉमिस. और वो प्रॉमिस कौन कर रहा है, कौन इस प्रॉमिस की गारंटी दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सरकार ये कह रही है कि जिस भी पर्सन के पास ये नोट है उसको हम 100 रुपए देते हैं, उसको हम क्या देते हैं, 100 रुपए देते हैं. तो एक्चुअली किसी भी नोट को क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रही है. गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिस भी पर्सन के पास ये पीस ऑफ पेपर है, जो करेंसी नोट है, उस जितने भी रुपए का वो करेंसी नोट है उतना पैसा हम आपको देने का वादा करते हैं. ठीक है. अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी हुई थी 2016 में कि 500 एंड 1000 के जो पहले पुराने नोट थे उन पर पाबंदी लगा दी थी. मोदी जी ने रात को आके बोला भाषण में कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे, उनकी कोई भी अब लीगल वैल्यू नहीं है. तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम ये 500 और 1000 के नोट की गारंटी नहीं देते, मतलब कि अब हम इसको लीगलाइज नहीं ठहराते, इसको हम क्या कहते हैं कि अब जो इसको लीगल बैकअप मिल रखा था वो हम हटाते हैं. नाउ वी आर नॉट सपोर्टिंग द दैट पर्टिकुलर करेंसी, 500 और 1000 के नोट. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 500 और 1000 के नोट है अपने आप में उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी. अब वो चाहे पुराने 500 और 1000 के नोट अगर आपके पास पड़े भी होंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है.
आपके पास एग्जैक्ट सेम नोट है, वही सेम 500 और 1000 का नोट है जो पहले जिससे आप सामान खरीद लेते थे, बट आज अगर आप दुकान पे उस नोट को लेके जाओगे तो आपको कोई सामान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको अब बैक नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उसको अब गारंटी नहीं कर रही है। अब वो पुराने 500 और 1000 के नोट जो है वो लीगल नहीं है। तो मतलब कि ये जो आज मॉडर्न करेंसी चल रही है वो किस पे चल रही है? वो एक लीगल बैकिंग पे चल रही है कि भाई सरकार ने बोला है कि हम इन रुपीस को, इन मॉडर्न करेंसी नोट्स को, कॉइन्स को हम लीगलाइज करते हैं, हम ऑथराइज करते हैं कि आप इसको ट्रांजैक्शन के मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो। आप सामान को खरीदने बेचने के लिए इस पर्टिकुलर नोट को खरीद यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। जिस दिन सरकार ने कहा कि नहीं आप नहीं यूज कर सकते, तो हम यूज करना बंद कर देंगे, राइट? और इस चीज का एग्जाम्पल हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत ही अच्छे से देखा था। सो पहला जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखा वो हमने देखा करेंसी। नाउ देयर इज अ सेकंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज डिपॉजिट्स विद बैंक, जो पैसा बैंक में जमा हुआ होता है। The other form in which people hold money is as deposits with banks. So दूसरा जो तरीका है जिसमें लोग अपने पास मनी को होल्ड करते हैं वो है बैंक में डिपॉजिट करके रखना। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। अब देखो, मान लो किसी पर्सन के पास लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए। अब क्या वो 1 लाख रुपए उसको इसी टाइम चाहिए? मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं होगी। मान लो रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अपना मान लो उसके महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होता है, तो उसको महीने में सिर्फ 10,000 की ही जरूरत है, बाकी उसको 90,000 की एक्चुअली जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो वो क्या करे? एक ऑप्शन है उसके पास कि वो 90,000 के 90,000 रुपए जो है अपने पास रखे घर में। अब घर में रखने के 100 दिक्कतें हो सकती हैं। चोरी हो सकता है, मान लो कीड़े लग सकते हैं, टर्माइट्स होते हैं, जैसे दीमक वगैरह होती है वो लग सकती है। मान लो किसी के घर में आग लग गई तो सारा पैसा जल जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें जो है वो फिजिकल कैश के साथ आ सकती हैं। और ऊपर से जो मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है, जो अगर मैं कैश उसको रखूं तो उस पर मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं होगी। अब अगर इस पैसे को, ये जो मैंने 10, मान लो जो पर्सन है उसके पास 1 लाख रुपए थे जिसमें से उसको महीने की जरूरत होती है 10,000 रुपए, तो बाकी 90,000 रुपए उस पर्सन ने क्या किया, उसको अपने बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जमा कराने से उसको क्या क्या फायदे होंगे? पहला तो ये फायदा होगा कि भाई सेफ्टी रहेगी, कोई पर्सन है उसके पैसे की जिम्मेदारी रख रहा है, चोरी का इतना डर नहीं होगा, जलने का डर, कीड़े मकोड़े का डर जो जैसा रहता है वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, बैंक जो है वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। आपको आपको अगर नहीं पता तो आप पेरेंट्स से पूछना कि जो बैंक में पैसा रखा रहता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है कि ठीक है, आपके बैंक में अगर मान लो 1 लाख रुपए हैं तो बैंक क्या करेगा, आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं और बैंक जो है वो कह रहा है कि वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल बाद आपके बैंक में कितने रुपए होंगे? 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो आपका पैसा बढ़ रहा है बैंक में रखे होने के वजह से। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, मतलब मॉडर्न टाइम्स में एक तो करेंसी यूज की जा रही है, दूसरा डिपॉजिट्स रखे जा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट रखे जा रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। So for instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of this month. अब मान लो जो वर्कर्स हैं जिनको महीने के एंड में पैसे मिलते हैं, तो उनके लिए अगले महीने की शुरुआत में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। मान लो 30 अप्रैल को किसी की सैलरी आई है, तो अब मान लो 1 मई, अगला ही तो दिन है, जो नया महीना है उसकी शुरुआत में इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा रुपए, 30 अप्रैल को उसके पास सैलरी आई है पूरी 1 लाख रुपए, तो 1 मई पे उसको 1 लाख रुपए का काम तो नहीं है, उसको 1,000 का काम है। तो उस केस में वो क्या करेगा? वट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश? वो इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करे?
दे डिपोजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो वे इस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक में कैसे जमा कराते हैं, वो अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट में वो पैसा जमा करवाते रहते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक्स जो हैं वो पैसे को जमा करा लेते हैं और उस जमा किए हुए पैसे पे वो इंटरेस्ट भी देते हैं। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो इस तरीके से जो लोग हैं उनका पैसा बैंक्स में सेफ रहता है और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा पैसा और कमा लेते हैं इंटरेस्ट के रूप में। जितना पैसा उन्होंने बैंक में जमा कराया है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गई, उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब जब वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, कल नहीं निकाल सकते, परसों नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ स्कीम होती हैं फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह की तरह, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि नॉर्मल जो डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जब आप डिपॉजिट कराते हो तो उसमें आपके पास पूरी फ्रीडम रहती है कि आप कभी भी अपना जमा कराया हुआ पैसा निकाल सकते हो और कभी भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, कि आप अपनी डिमांड पे पैसा जमा करा सकते हो, आप अपनी डिमांड पे कभी भी पैसा निकाल सकते हो, एंड इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं उनमें पैसा फिक्स हो जाता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा फिक्स हो जाता है कि 4 साल 5 साल के लिए आप पैसा निकाल नहीं सकते। बट हेयर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है जो वो है डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, आपकी मर्जी है जब निकालना चाहो तब निकाल लो, जब जमा कराना है पैसा एक्स्ट्रा तब जमा करा दो, सो देयर इज नो बाउंडेशन ऑन यू। तो इसीलिए इस वाले जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। अब डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, और इसी फैसिलिटी की वजह से जो ये मनी है उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का खिताब मिलता है, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उसको यूज किया जा रहा है। सो क्या है वो इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, यू वुड हैव हर्ड ऑन पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो आपने सुना होगा कि पेमेंट जो है वो कैश में नहीं बल्कि चेक में की जा रही है। आपने हो सकता है अपने पेरेंट्स को सुना हो कि मैं किसी को चेक दे देता हूँ, या किसी का चेक मेरे पास आया है। आपकी मदर हो सकता है कहें कि अरे ये चेक जो है मैं पेमेंट के तौर पे दे देती हूँ, मेरे पास कैश नहीं है फिलहाल, आई विल पे बाय चेक, राइट। आपके फादर बोलेंगे कि चलो ये पेमेंट हम चेक में कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस चेक, ये चेक क्या है और इसमें पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो पेमेंट कैसे हो रही है। अब वैसे तो मुझे पता है कि आप सब 10th क्लास में हो, बहुत स्मार्ट हो, आप में से मैक्सिमम लोगों को चेक का सिस्टम पता होगा, बट स्टिल लेट अस डिस्कस। So for payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. तो चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले you need to have an account in the bank. ये मान लो बैंक है, अब इस बैंक में आपका एक अकाउंट है। अब आप क्या करोगे, एक पेपर होगा जो कि एक्चुअली चेक होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ पे अमाउंट लिखना है, और बैंक ही आपको चेक बुक देता है। बैंक एक छोटी डायरी टाइप देता है जिसमें कि बहुत सारे चेक जो हैं वो प्रिंटेड रहते हैं, और उस पे आपको अमाउंट, अपना साइन, ये सारी चीजें जो है लिख के देनी होती हैं। वी विल सी बिलो हाउ इट इज डन। तो ये देखो यहाँ पे एक चेक की पेमेंट दी हुई है, तो एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। जैसे यहाँ पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, हर एक बैंक अपना इस तरीके से चेक बुक जो है अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बैंक के साथ एक अकाउंट खुलवाया एंड मुझे किसी को पेमेंट देनी है चेक के थ्रू, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जिस पर्सन को मुझे पेमेंट देनी है उसका नाम यहाँ पे लिखूंगी। तो चेक में क्या किया जाता है, जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसका नाम लिखा जाता है, यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। द पर्सन हु इज सपोज टू गेट द पेमेंट, जिसको मेरे को पेमेंट देनी है, जिसको मुझे पैसे देने हैं, मैं उसका नाम यहाँ लिखूंगी। ठीक है, कितना अमाउंट देना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे एक तो वर्ड्स में लिखा हुआ है 57,000 ओनली, एंड देन यहाँ पे नंबर्स में भी अमाउंट लिखा हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरे बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मेरे अकाउंट से पेमेंट होगी। ठीक है, तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर मैं अपना साइन भी यहाँ पे करूंगी। तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम जो है रहता है।
अब देखो, अकाउंट होने का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे होने भी चाहिए। आपने बैंक के साथ एक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में कुछ पैसे हैं। लेट्स से मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और इस 1 लाख रुपए से मैं पेमेंट कर सकती हूँ। तो मुझे किसी को अगर 50,000 रुपए देने हैं और मेरे पास जेब में कैश नहीं है, वो नोट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी चेकबुक निकालूंगी, उस चेकबुक पे पर्सन का नाम लिखूंगी जिसको मुझे पेमेंट करनी है, उस पर अमाउंट लिखूंगी कि मुझे 50,000 रुपए पेमेंट करने हैं। आई विल साइन देयर और उसके बाद मैं उस पर्सन को ये चेक पकड़ा दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, उस पर्सन को ये चेक पकड़ा देना है कि भाई बहन तुम्हारी ये रही पेमेंट। वो पर्सन क्या करेगा, वो इस चेक को लेके जाएगा बैंक में, वो अपने बैंक के पास जाएगा। ये तो मेरा बैंक था, ही और शी विल गो टू हिज और हर बैंक, वो अपने बैंक के पास जाएंगे। वो अपने बैंक के पास जाके ये मेरा दिया हुआ चेक, जो मैंने उस पर्सन को चेक दिया है, वो यहाँ पे जमा करेंगे। बैंक क्या करेगा कि ठीक है, आपको 50,000 रुपए मिलने हैं, तो बैंक जो है वो मेरे अकाउंट से काट के मेरे अकाउंट से वो 50,000 रुपए माइनस कर देंगे और इस पर्सन के अकाउंट में वो 50,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, रियल जो फिजिकल कैश है उसके लेन देन किए बिना ही पेमेंट हो गई। बैंक ने बस नंबर्स चेंज कर दिए। बैंक ने मेरे जो 1 लाख रुपए थे मेरे अकाउंट में, उसको काट के कितना कर दिया, 50,000 कर दिया। मेरे बैंक में से, मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपए कट गए। 1 लाख में से अगर 50,000 रुपए कट गए तो बाकी कितना बचा, 50,000। तो मेरे बैंक से 50,000 रुपए कट गए और इस पर्सन के बैंक में, जिस पर्सन को मैंने चेक दिया था, उसके बैंक में 50,000 रुपए ऐड हो गए। तो हमें एक्चुअली जो पैसे का लेन देन है वो नहीं करना पड़ा, हमारे अकाउंट्स में ही सेटलमेंट हो गई। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक amount from the person's account to the persons in whose name the check has been issued। तो चेक क्या है, ये एक ऐसा पेपर है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रही हूं कि जिस भी पर्सन के पास ये चेक है उसको मेरे अकाउंट से पैसे काट के इसके अकाउंट में दे दिए जाएं। तो मैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूं कि प्लीज बैंक मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दो इस पर्सन के अकाउंट में मनी, जिसका नाम इस चेक पे लिखा है। Thus we see that demand deposits share the essential features of money। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी एक एसेंशियल फीचर जो है वो ऑब्टेन करके रखे हुए हैं। मतलब जो मनी है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। डिमांड डिपॉजिट्स एक्ट कर रहे हैं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, कि मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं कभी भी पैसे निकाल सकती हूँ, डाल सकती हूँ, और किसी और पर्सन के पास भी एक इसी तरीके का अकाउंट है। मैंने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा दिए किसी और के अकाउंट में चेक के थ्रू। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्ट कर रहा है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, जिसमें कि एक्चुअली कोई पैसा लेन देन नहीं हुआ है, जो फिजिकल नोट होते हैं उनका लेन देन नहीं हुआ है, बट स्टिल ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल हो चुकी है। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या करते हैं, इस चीज को पॉसिबल बनाते हैं कि बिना किसी कैश के पेमेंट जो है वो सेटल हो सके। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट along with currency they constitute money in the modern economy। तो आज के डेट में डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं पेमेंट के तौर पे। तो इसीलिए मॉडर्न करेंसी में, मॉडर्न डे में जो मनी है वो करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप कह सकते हो जो मॉडर्न मनी है वो क्या है, दैट इज कैश, जो नोट रहते हैं, करेंसी रहती हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हेयर। तो आपको बैंक्स का जो रोल है वो भी ध्यान रखना है कि बैंक क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बैंक जो हैं वो लोगों का पैसा जमा करके रखे हुए हैं और वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करते हैं। But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits। और मैं ये जो पैसा जमा कर रही हूँ बैंक में, या कोई भी पर्सन जो बैंक में पैसा जमा कर रहा है, उसके लिए
कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है मुझे बैंक को। मतलब बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, मैंने बैंक में जो पैसा रखा है उसके लिए मुझे बैंक को कोई और एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है कि थैंक यू आपने मेरा पैसा बैंक में सेफ रखा। नो, बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, बैंक मुझे मेरे जमा किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा है। बल्कि क्या हो रहा है कि जो पैसा मैंने बैंक में जमा कराया है उस पे एक्स्ट्रा पैसे मेरे को बैंक दे रहा है। खैर, समटाइम्स यू विल फाइंड कि बैंक जो है वो कुछ सर्विस चार्ज करते हैं आपको, साल में एक बार या दो बार ऐसे मैसेज आएगा कि आपका कुछ बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट जो है काटा जाता है। तो जो मतलब वो जो पैसे वैसे काटते हैं वो मैसेजिंग वगैरह फैसिलिटी के काटते हैं कि आपको मैसेज आ रहा है, आपको अपने बैंक अकाउंट का टोटल अपडेट मिल रहा है, तो वो कुछ उस वजह से आपके कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। बट अगर आप देखोगे कि पैसा जमा कराने के लिए, पैसा निकालने के लिए वो कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, उल्टा आपके जमा किए हुए पैसे पे वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो आपको इनकम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक क्या कर रहे हैं, खैर बैंक का अपना ही एक अलग टॉपिक है, बैंक किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वो अर्न करते हैं, तो वो एकदम अलग ही टॉपिक है। बट स्टिल लेट मी जस्ट टेल यू बहुत ही ब्रीफली कि वो क्या करते हैं। हमसे तो वो पैसा ले रहे हैं, हमने जमा करा दिया, ठीक है, और हमसे वो कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहे। तो क्या करते हैं बैंक, क्या करते हैं कि मैंने मान लो अपने 1 लाख रुपए बैंक में जो है सेव कर दिए, बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। अब बैंक क्या करेगा, मेरे इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा किसी और पर्सन को लोन पे दे देगा, और मेरे को बैंक दे रहा था 10% पे इंटरेस्ट, लेट्स से, ठीक है, और मेरे दिए हुए पैसे पे मैंने जो अपने बैंक में पैसा जमा किया उसको बैंक ने किसी और को एज लोन दे दिया। जब बैंक किसी पर्सन को लोन देगा तो उससे भी तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब उस पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में बैंक को। तो मान लो उससे बैंक जो है वो 20% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या, सॉरी, बैंक ने क्या किया, मेरे से पैसा लिया और किसी और पर्सन को, देयर इज सम अदर पर्सन, उसको लोन दे दिया। अब ये पर्सन क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट देगा बैंक को, इस लोन पे क्या देगा, 20% इंटरेस्ट देगा। तो जो इंटरेस्ट बैंक ने इस पर्सन से कमाया उसमें से कुछ हिस्सा ये मेरे को ट्रांसफर कर देगा। बैंक ने इस पर्सन से 20% का इंटरेस्ट कमाया, अब इस 20% में से वो मुझको मेरा जो बनता है, मेरा जो इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे जमा करा देगा। तो मान लो 10% उसने मेरे को दे दिया, अभी भी बैंक के पास 10% बचा है और ये बैंक की इनकम हुई। ठीक है, कुछ इस तरीके से बैंक जो है वो काम करते हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है सो यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल राइट नाउ, मे बी लेटर इन दिस क्लास और maybe in later classes, but for now you can leave it as it is। मैंने बस इन जनरल आपको बता दिया कि कंफ्यूजन हो रही हो अगर किसी को तो क्या होता है ये, ठीक है। सो बैंक का रोल आपको समझना जरूरी है यहाँ पे कि बैंक कर क्या रहे हैं। बैंक आपका पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपको ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवा रहे हैं, ठीक है। The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। तो ये जो modern form of money है, क्या क्या है modern form of money? Currency and demand deposits। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आज के बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे दुकानदार वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो कैश में पेमेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप जाओगे दुकान पे, आप 10-20 रुपए जो भी सामान खरीदोगे, आप कैश में जो है सामान खरीदोगे, आप कैश दे दोगे दुकानदार को। अब दुकानदार क्या करता है, महीने भर में या हफ्ते भर में जो भी है, अपने अपने पास, उसके पास जो भी कैश जमा हुआ है उसको बैंक में जाके जमा करा देता है। तो देखो, बैंक एक तरफ तो डिपॉजिट का काम करे और वो कैश को भी मतलब कंसिडर कर रहे हैं। मतलब मैं बैंक के पास जाऊंगी तो कैश लेके जाऊंगी कि आप इस कैश को मेरे अकाउंट में जमा करा दो। तो जो करेंसी है, ठीक है, जो करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ये सब बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, राइट। जब हमें कैश चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे सेव हैं, इसमें से आप मान लो 10,000 मेरे को कैश के रूप में दे दो। तो यहाँ पे अगेन करेंसी, डिपॉजिट्स एंड बैंकिंग सिस्टम, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। करेंसी एंड डिपॉजिट्स जो हैं वो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखो साइड में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ कॉइन्स की, और उसमें बताया हुआ है कि इस तरीके के कॉइन जो है कब यूज किए जाते थे। यहाँ पे लिखा है
अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स मे बी 2500 ईयर्स एगो, आज से 2500 साल पहले कुछ इस तरीके से पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे। मतलब कोई मेटल वगैरह है उस पर पंच कर दिया है, कोई सील टाइप लगा दी है और उसको करेंसी की तरह, सॉरी उसको कॉइन की तरह यूज किया जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे गुप्ता कॉइन्स हैं, आपने अपनी पिछली क्लासेस में गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा है ना, हिस्ट्री में, तो कुछ कुछ याद होगा आपको थोड़ा सा कि हिस्ट्री में अच्छा कोई गुप्ता पीरियड हुआ करता था। तो उस टाइम पे देखो इस तरीके के कॉइन्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। और नीचे देखोगे यहाँ पे तुगलक कॉइन्स, हमने जो मुगल्स हैं, दिल्ली सल्तनत है, उन सब के बारे में भी पढ़ा है। तो उस टाइम पे देखो जो तुगलक्स थे वो इस तरीके से कॉइन यूज करते थे, एक एक स्क्वायर शेप्ड का कॉइन है एंड समथिंग इज रिटन ऑन इट, तो इस तरीके का कॉइन जो है यूज किया जाता था। देन आप देखोगे गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रेन, तो अकबर के टाइम पे सोने की इस तरीके की मोहर जो है वो यूज की जाती थी। और आप आज के जमाने का कॉइन देखोगे तो 1 रुपया, ये 2001 इस पे लिखा हुआ है, तो आज के जमाने का जो कॉइन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर होंगी कि किस तरीके से मॉडर्न कॉइन जो है वो पुराने कॉइनों से अलग है, और जो मॉडर्न करेंसी है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो डिपॉजिट्स हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई होप कि जो पूरा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ये आपको अच्छे से अब क्लियर होगा।